सुबह के 9:30 बजे थे। बस से उतरते ही आनंद को सीधे दफ्तर जाना था, मगर पूरे एक सप्ताह की भाग दौड़ ने शरीर को इतना थका दिया था कि वह अब उसे आराम देना आवश्यक हो गया था। शरीर की इस मांग को नज़रअंदाज करने का अर्थ था बीमारी को निमंत्रण। ऐसी स्थिति में दफ्तर न जाने का फैसला करके वह अपनी कॉलोनी की ओर आने वाली लोकल बस में जाकर बैठ गया। आनंद बतौर उप संपादक सागर पत्रिका समूह से संबद्ध है। अपने संस्थान की प्रमुख पत्रिका सागर के लिए उसने पिछले सप्ताह अपने प्रदेश में आए नए आईजी पुलिस को इंटरव्यू किया था। संपादक की इच्छा थी कि इस इंटरव्यू के साथ साथ आईजी के अतीत से संबंधित सामग्री भी प्रकाशित हो, इसीलिए उनसे संबंधित अन्य सामग्री जुटाने की जिम्मेदारी भी संपादक ने आनंद को ही सौंप दी थी। ये साहब यहाँ आईजी के रूप में नियुक्त होने से पहले कई वर्षों तक एक छोटे से प्रदेश में सेवारत रहे थे। एक सामान्य सिपाही के रूप में पुलिस में भर्ती होने के बाद से डीएसपी के पद तक की यात्रा वहीं तय की थी। संपादक के आदेश से आनंद पिछले पूरे सप्ताह उस प्रदेश के विभिन्न नगरों में घूम घूम कर सामग्री एकत्रित करता रहा था। फलस्वरूप उसे आईजी की कर्तव्यपरायणता से जुड़ी ऐसी बहुत सी जानकारी मिली जिससे प्रकाशन से उनकी उपलब्धियां, कारगुजारियां, काम करने का ढंग, हथकंडे, महत्वाकांक्षाएं, यानी आईजी का समय समग्र रूप पाठकों के सामने आता। और यह सब इतनी आसानी से नहीं हुआ था, यूं ही भुलाया नहीं जा सकता। इसके लिए उसे दिन रात एक करना पड़ा। एक तो पुलिस महकमे का आदमी, वह भी प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत रूप से प्रशंसित, और उनकी इच्छा से एक छोटे से प्रदेश से अदना से डीएसपी से सीधा इस सबसे बड़े प्रदेश आईजी बनाया गया, और जो जल्द ही या तो केंद्र में बुला लिया जाने वाला था या किसी महत्वपूर्ण प्रदेश में भेजा जाने वाला था। ऐसे व्यक्ति के बारे में कौन मुंह खोले, और वह भी ऐसे व्यक्ति के सामने जो पत्रकार है और प्रशस्ति गान नहीं, उसकी कमजोरियों, नाकामियों के बारे में भी जानना चाहता हो। आनंद को इसी बात की ज़्यादा खुशी थी कि इन सब विरोधाभासों के बावजूद उसने लोगों से अपने मतलब की बातें उगलवा ही ली। कॉलोनी के स्टैंड पर उतरकर आनंद अभी अपनी गली की ओर मुड़ा ही था कि सामने से रमेश जी को आते हुए देखकर उसे हैरानी हुई। रमेश जी आनंद के पड़ोसी होने के साथ साथ सहकर्मी भी हैं। वे भी सागर पत्रिका समूह में बतौर फीचर राइटर काम करते हैं। आनंद की जानकारी के मुताबिक आज इस समय उन्हें दूसरे शहर में होना चाहिए था। वहां आज से अग्रवाल सम्मेलन होने वाला था, जिसकी रिपोर्टिंग के लिए रमेश जी का जाना लगभग 15 दिन पहले ही तय हो चुका था। आनंद के एकदम करीब पहुंचते ही रमेश जी बोले, आनंद जी, एक दुखद सूचना है आपके लिए। कल रात आपके घर चोरी हो गई है। चोर आपके घर का ताला खोलकर घुसे और आपका सब सामान खंगाल कर जाने क्या क्या ले गए। उन्होंने आपकी बहुत सी चीज़ें बाहर सड़क पर फेंक दी थी, जिन्हें मैंने यह सोचकर भीतर रख दिया कि कहीं उन्हें लावारिस समझकर कोई उठा न ले जाए। मुझे आपके आने की सूचना मिल जाती तो मैं सामान वैसा ही पड़ा रहने देता, मगर आपको तो मालूम ही है कि मुझे आज बाहर जाना था। आपके यहाँ ना होने की वजह से मैं नहीं जागा। संपादक जी को चोरी की सूचना देने के लिए निकला ही था कि आप नज़र आ गए। चोरी का दुखद समाचार सुनकर आनंद का मन खिन्न हो गया। अभी 3-1 साल ही तो हुए जब चोर उसका पूरा सामान समेट ले गए थे, जिसकी वजह से पत्नी ने उसे कॉलोनी बदलने को बाध्य कर दिया था। भला इतने कम समय में एक अदना सा पत्रकार
ऐसा क्या जमा कर सकता है इसे चोर चुरा सके। उसे चोरों पर तरस आया। नाहक ही बेचारों ने श्रम किया। पूरा मोहल्ला आनंद के दरवाजे पर मौजूद था, ज़्यादातर महिलाएं। आनंद को देखते ही एक बच्चे ने कमरे के किवाड़ खोल दिए। पूरे कमरे में सामान बिखरा पड़ा था। सिलाई मशीन तख्त पर रखी थी। तख्त का बिस्तर एक कोने में लपेट कर रख दिया गया था। लोहे के छोटे संदूक का कुंदा उखाड़ दिया गया था। उसका सामान सब बाहर पड़ा था। गत्ते की रेत और उसका जो सामान था गत्ते के पेटी में वो भी जुदा था। वो भी एक कोने फेंक दिया गया। नीचे का ताला दूसरे कोने में फेंका गया था। आनंद के सभी कहानी किस्सों की मूल प्रतियां और प्रकाशित लेखों की रिकॉर्ड प्रतियां मुड़ी तुड़ी चिंदियों की शक्ल में पूरे कमरे में बिखरी पड़ी थी। लोहे के 2 संदूकों में से ऊपरी संदूक अपनी जगह से दूर खुला पड़ा था। उसमें रखे रजाई, गद्दे, गर्म कपड़े, बर्तन जमीन पर बिखरी धूल चाट रहे थे। दूसरा संदूक भी मुँह बाए खड़ा था। उसमें रखने वाली तमाम पुस्तकों में से जिसे जहाँ जगह मिली, तख्त, मेज, कुर्सी, फ्रिज, उसी के नीचे भयभीत सी जा छिपी थी। कुछ की जिल्दें संभवतः इसी जल्दबाजी में पुस्तक का साथ छोड़कर इधर उधर जा अटकी थी। यानी चोर ने या चोरों ने पूरी तन्मयता से और काफ़ी समय देकर सब देखा परखा था। एक बार चारों तरफ देखने के बाद आनंद ने पाया कि सभी सामान वहीं मौजूद है, सिवा गत्ते की पेटी और छोटी पेटी के भीतरी खलीतों में रखे 440 रुपये के। मकान के बाहर भीतर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। कुछ महिलाएं तो इस बीच कमरे में घुसकर सामान को उलट पलट कर भी देखने लगी थी। जैसे ही आनंद की निगाह उन पर पड़ी, वे खिसिया कर बाहर चले गए। वहां मौजूद सभी जन यह जानने को उत्सुक थे कि क्या क्या ले गए चोर, यानी क्या क्या था इस छोटे से घर में जाने लायक। भीड़ को वहां से रफा दफा करने का एकमात्र उपाय था उनकी उत्सुकता का समूह। इसलिए आनंद ने सबको संबोधित करके बोला, ज़्यादा कुछ नहीं गया, केवल संदूकों में रखे 440 रुपये लापता है। इस रहस्य उद्घाटन का असातीत असर हुआ। देखते ही देखते भीड़ छट गई। शेष रहे केवल 2 जन, एक आनंद और दूसरे रमेश जी। एकांत पाकर रमेश जी बोले, तो अब मैं चलता हूँ। मैं अब दफ्तर न जाकर सम्मेलन अटेंड करने जाऊँगा और शाम को वहाँ रुकने की बजाय जल्दी आने की कोशिश करूँगा। इस बीच आप एक बार सब सामान अच्छी तरह देख लीजिएगा, क्योंकि केवल रुपयों की उम्मीद से न कभी चोर किसी घर में घुसते हैं, न ही घर में घुसने के बाद केवल रुपये लेकर वापस जाते हैं। वे अब जब भी कहीं सेंध लगाते हैं तो रुपये मिल जाएं तो बहुत अच्छा, न रुपयों के अलावा घरों में ऐसा बहुत कुछ होता है जिसे अपने साथ ले जा सकें। और हाँ, थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करा देना। अच्छा, तो शाम को मुलाकात होगी। रमेश जी के जाते ही आनंद ने कमरे का दरवाज़ा भीतर से बंद किया, हाथ पर रुमाल लपेटा और एक बार तमाम सामान को लुट-पुट कर देखा। इस लौट फेर में मिली 2 चीज़ों ने आनंद को दुविधा में डाल दिया। पहली चीज़ थी वह खाली बक्सा, इसमें पत्नी अपने गहने जेवर रखती थी, और दूसरी चीज़ थी आनंद की अंगूठी रखने की डिब्बी। ये दोनों चीज़ें फ्रिज के पीछे अटकी हुई थी, इसलिए पहली बार देखते समय इन पर उसकी नज़र नहीं पड़ी थी। आनंद की समझ में नहीं आ रहा था कि अगर पत्नी गहने जेवर साथ ले गई तो यह बक्सा यहाँ क्यों मौजूद है, और अगर साथ नहीं ले गई तो बक्सा खाली क्यों। उसके मन में तरह तरह के विचार उठने लगे। यदि इन बक्सों में पत्नी अपने गहने जेवर छोड़ गई होगी तो, पर तभी दूसरा विचार आया, तो हो ना हो पत्नी सब चीज़ें अपने साथ ले गई होगी। मुझे लापरवाह के भरोसे अपनी चीज़ें छोड़कर जाने वाली नहीं बनी। अटकलबाजी लगाने में समय बर्बाद करने से थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाना ज़्यादा जरूरी समझा।
सो वही करने का फैसला किया। आनंद थाने की ओर चल अभी वो अपनी गली पर पहुंचा ही गली के पार कि थाने की ओर जाने वाली सड़क पर मुड़ा ही था कि एक नए सवाल ने उसे आ घेरा कि थाने में जाकर वह एक पत्रकार की हैसियत से अपना परिचय दे या सामान्य नागरिक। और इस सवाल को लेकर मन फिर दो हिस्सों में बढ़ गया। एक का कहना था कि यह चोरी गया माल वापस पाना है, पुलिस के रूखे व्यवहार से बचना है, तो अपने आप को एक पत्रकार के रूप में ही प्रस्तुत करना है। मगर दूसरे का तर्क था चोरी गया माल भी मिल जाए, पुलिस का असली चरित्र भी तुम पर उजागर हो जाए, आम शहरी के साथ पुलिस का रिश्ता कैसा है यह भी जान जाओ, और पुलिस की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का परिचय भी पा जाओ। यह तभी संभव होगा जब तुम अपने आप को एक आम शहरी के रूप में प्रस्तुत करोगे। प्रश्न जितना जटिल था उसका हल उससे कहीं अधिक जटिल। लगभग आधे रास्ते पर मन के दोनों पहलुओं पर विचार करने के बाद आनंद ने तय किया कि यदि किसी ने मुझे वहाँ पहचान लिया तब तो यथा परिस्थिति अपना परिचय दूंगा, अन्यथा आम शहरी के रूप में ही स्वयं को प्रस्तुत करूंगा। फिर चाहे भले ही चोरी गया सामान वापस ना मिले, मगर उस सामान के मूल्य पर मिलने वाला अनुभव हो सकता है उससे कहीं अधिक मूल्यवान साबित हो। इस तरह एक संकल्प, एक लक्ष्य के साथ बुद्धिजीवी लेखक, श्रमजीवी पत्रकार और शांतप्रिय आम शहरी आनंद कुमार दिन के ठीक 12 बजे मुद्रा नगर मीठापुर थाना के द्वार पर आ पहुँचे। अभी उन्होंने थाने के प्रवेश द्वार के भीतर पहला कदम रखा ही था कि द्वार से काफ़ी दूरी पर बैठे संतरी की बेचैन आत्मा की पुकार ने उन्हें वहीं पर खड़ा कर दिया। कद 5 फुट की गहरी काया, बच्चों जैसा दिखता मासूम चेहरा, गंदे से कपड़े, हाथ में गुड़ी गुड़ी करके पकड़े हुए कागज। इस व्यक्तित्व के धनी आनंद पर संतरी अपनी जगह से बिना हिले दहाड़े, वह विद्य के कहाँ घुसा जा रहा है। संतरी की दहाड़ सुनकर आनंद सीधा उनके करीब जा पहुंचा और सभी ने उत्तर, थानेदार साहब से मिलना है। क्या काम है? कल मेरे घर में चोरी हो गई है, उसी की रिपोर्ट दर्ज करवानी है। संतरी तो अब तक एक दीवार पर बैठे बैठे बतिया रहे थे। आनंद से उसके आने की वजह मालूम होते ही जमीन पर कूदे। चूँकि कूदते समय भी उसका ध्यान आनंद की तरफ था, इसलिए चूक हो गई। सो जमीन पर स्थिर होने के बजाय वे सीधे मुंह के बल गिरे। आनंद ने आगे बढ़कर उन्हें उठाना चाहा, तभी उन्होंने पलटकर उसकी तरफ देखा और अपनी तरफ बढ़ रहे उसके हाथ को रोकते हुए बोले, रहने दो। आनंद ने अपने पीछे हाथ किए। संतरी फुर्ती से उठे, अपने कपड़े झाड़े और साया चेहरे पर कठोरता लाकर पूरा दहाड़े। तो इसमें थानेदार का क्या काम? चोरी का माल क्या उनकी जेब में धरा है जो तेरी बात सुनते ही निकल कर हथेली पर भर देंगे? देख, वह जो नाक की सीध में ड्यूटी रूम दिख रहा है, सीधा उसी में घुस जा। वहाँ डीओ साहब बैठे हैं, उन्हीं के पास जाकर अपना दुखड़ा रोना। बड़ा आया थानेदार पर रोक दागने के, चल फुट। संतरी के इस व्यवहार पर आनंद ने अपने आप को अपमानित महसूस किया, मगर उसको उलझना फिजूल समझा। वह उस द्वारा इंगित द्वार की तरफ चल पड़ा। थाने के एक किनारे पर बने एक कमरे के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, ड्यूटी रूम। कमरे के भीतर ठीक द्वार के सामने एक मेज कुर्सी रखी थी। कुर्सी पर तत्कालीन ड्यूटी अफसर आसीन थे। उनके खलीते पर टंगी नाम पट्टिका पर नाम खुदा था, राम रतन यादव। वे एक रिपोर्ट लिख रहे थे। डीओ के ठीक सामने दरवाजे की ओर पीठ किए बैठे थे मुंशी और सिपाही राम सेवक। मुंशी के बगल में एक कुर्सी पर बैठे थे सिपाही राम तीरथ। मुंशी की दाहिनी ओर दीवार से दरवाजे तक एक लोहे की बेंच बिछी थी, जिस पर सिपाही रामधन और सिपाही जगत राम बैठे थे। आनंद के पहुंचने पर डीओ ने रिपोर्ट लिखना बंद कर दिया और बेंच पर हाथ से थपकी देकर उसे बैठने का संकेत दिया। आनंद निर्देशित स्थान पर बैठ गया।
डीओ ने एक बार आनंद को सिर से पांव तक देखा, फिर बोले, हाँ, तो अब बता किस लिए आया है। आनंद ने सबने बताया, सर मैं एक FIR दर्ज करवाने आया हूँ। काहे कि कल रात मेरे घर में चोरी हो गई। कब? जी कल। किस समय? ये कोई रात 11 से 4 के बीच। और तू अब थाने में आया है? अब तक क्या कहाँ पर था? जी नहीं, आनंद ने उनकी संभावना को नकारा। दरअसल मैं पिछले 1 सप्ताह से दफ्तर के काम के शहर बाहर गया था। अभी 2 घंटे पहले ही वापस आया हूँ। जिस बस से मैं यहाँ पहुँचा हूँ उसका टिकट भी है मेरे पास, और उसके जेब से टिकट निकालकर डीओ साहब के सामने रख दिया। डीओ ने टिकट में कोई रुचि नहीं दी, बोले, इसे अपने ही पास रख। बड़ा आया सत्यवादी हरीश चंद्र की औलाद, हमें ये बता क्या क्या उड़ा ले गए चोर? 440 रुपये नगद ले गए बस, और चीज़ों के बारे में मुझे पक्का पता नहीं है। वैसे मेरी पत्नी का गहनों का बक्सा खाली पड़ा मिला है, पर इन दिनों मेरी पत्नी मायके गई हुई है, इसलिए मैं पक्की तौर पर नहीं कर सकता उसमें गहने थे या नहीं। क्या ताला वगैरह तोड़ा है? जी हाँ, मुख्य दरवाज़ा तो ताले में चाबी डालकर खोला गया है, मगर भीतर के संदूकों के ताले कुंदे उखाड़ कर तोड़े गए हैं। सामान तितर बितर किया गया है। जी हाँ, बहुत सी चीज़ें तो कमरे के भीतर और बाहर निकाल कर सड़क पर फेंक दिए गए हैं। वह सामान ज्यों का त्यों पड़ा है ना? जी हाँ, भीतर का सामान तो ज्यों का त्यों पड़ा है, मगर जो बीच सड़क पर फेंके गए थे पड़ोसियों ने सवेरे सवेरे भीतर रख दिया। क्यों? मैंने बताया न कि मैं शहर से बाहर था और किसी को पता नहीं था कि मैं कब लौटूंगा, इसलिए उन्होंने सोचा कि कहीं इसे लावारिस समझकर सड़क चलते लोग न उठा ले जाए। मतलब एक ही चोर के सारे सबूत मिटा दिए गए हैं। फिर तो यहाँ क्या जामल लेने आया है? पुलिस वहाँ जाके क्या अपनी ऐसी तैसी बनाएगी? डीओ की बाड़ी में सरस्वती के आकस्मिक आगमन ने आनंद को परेशानी में डाल दिया। उसने उसकी संभावना को फिर नकारा। जी नहीं, मैं थाने में FIR यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने आया हूँ। उससे क्या होगा? आनंद को बात पूरी करने का मौका न देकर डीओ खींच कर बोले, क्या तू समझता है कि घर में चोरी करने वाले को पुलिस पकड़ लेगी? और तेरा जो सामान चोरी गया है या नहीं तुझे पता तक नहीं, उसे ढूंढ निकालेगी। अगर पुलिस तहकीकात करेगी तो बहुत मुमकिन है कि चोर पकड़ा जाए और सामान ही मिल जाए। आपके लिए भला क्या नामुमकिन है? और यदि 1 मिनट के लिए मान भी ले तो चोर का पता नहीं लगेगा, तो भी पुलिस के हरकत में आने पर चोर आइंदा किसी और घर में चोरी करने की जुर्रत नहीं करेंगे। आनंद का तर्क सुनकर डीओ मुस्कुराए, फिर अपने सहकर्मियों को सुनाते हुए बोले, बातें तो खूब लच्छेदार बना लेता है। आनंद की समझ में नहीं आया कि डीओ उसकी प्रशंसा में फतवा दे रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं। उसने गर्दन नीचे झुका दी। तभी डीओ ने अगला सवाल कर दिया, आप सिगरेट कौन सी पीते हैं? डीओ के स्वर और संबोधन में आया अमूल परिवर्तन। आनंद को भला लगा। प्रश्न बेतुका जोड़ था, फिर भी उसने कह दिया, बेगूसराय। अब बेमुस्कुराहट से उन्होंने आनंद की तरफ ध्यान हटाकर अपने सामने बैठे सिपाही जगत राम को आंखों में इशारा किया। उनका आशय समझते ही जगत राम अपनी कुर्सी से उठा और कमरे से बाहर चला गया। डीओ पुनः आनंद से मुखातिब हुई, आपको जब चोरी की खबर मिली आप तभी क्यों नहीं आए हमारे पास? आनंद ने उन्हें याद दिलाना चाहा कि उसे आज सुबह 10 बजे सूचना मिली थी और वह तुरंत यहाँ चला आया, और यह बात वह शुरू में ही बता भी चुका है कि वहाँ मौजूद सिपाही रामतीरथ ने उसे कंधे पर हाथ रखकर उसे चुप रहने का संकेत दिया और स्वयं डीओ को समझाने लगा, तुझे इससे क्या लेना देना है? यह रिपोर्ट लिखाने आया है। मैं घबरा गया था, इसलिए तुरंत थाने में आने की हिम्मत नहीं हुई और उसी घबराहट में
अपना सामान भेज लौट गए। आनंद ने देखा डीओ इस उत्तर से संतुष्ट हो गए हैं। आनंद ने आभार मुद्रा में सिपाही रामतीरथ की तरफ देखा। तभी डीओ ने अगला सवाल छेड़ा, आपको चोरी गए सामान की जानकारी वाकई नहीं है? सिपाही रामतीरथ ने इस पर भी सवाल को स्वयं छीन लिया। बोला, इससे क्या बनता बिगड़ता है? एक FIR में लिखवा देगा कि मुझसे अभी केवल रुपयों की चोरी की पक्की खबर है, बाकी सामान के बारे में मेरी पत्नी बता सकती है। जैसे ही वह यहाँ आएगी मैं उसे मालूम करके दर्ज करवा दूंगा। इस उत्तर से भी डीओ संतुष्ट हो गए। उन्होंने रामतीरथ की तरफ देखा। रामतीरथ मुस्कुराया। जवाब में डीओ भी मुस्कुराए, जैसे एक दूसरे से जानना चाहते हैं, कहो कैसी रही। सवाल जवाब का यह सिलसिला और भी देर तक चलता, मगर तभी डीओ की नज़र कमरे के बाहर मौजूद किसी विशेष चीज़ पर जाकर अटकी। बाहर सिपाही जगतराम एक हाथ में छींके में 5 गिलास चाय और दूसरे हाथ में विल्स रॉयल सिगरेट की डिब्बी लेकर संतरी से बतिया रहा था। डीओ की निगाह उसी के आसपास अटकी हुई थी। कुछ देर बाद वहाँ से नज़र हटाकर उन्होंने एक बार अपने सामने खुले हुए रोजनामचे को देखा, फिर आनंद को और अपनी आवाज़ में मिश्री घोलकर बोले, मैं यह रिपोर्ट पूरी कर लूँ, फिर अगले पन्ने पर आपकी रिपोर्ट दर्ज करता हूँ। जैसी आपकी मर्जी। आनंद ने उदासीन भाव से कहा, और वास्तव में डीओ ने किया वही जो उनके मन में है, यानी उस अधूरी रिपोर्ट को आगे लिखने के बजाय वे लिखे गए अंश का आखिरी पैरा पढ़ने लगे। विकास मार्ग के बाईं ओर से बस संख्या 1234 जो राज्य परिवहन के अंतर्गत रूट संख्या 4 पर चलती है, उस समय भी चल रही थी, आ रही थी। तब भी मीठापुर की ओर से 2 बच्चे, जिनमें से बड़ा बच्चा जो छोटे बच्चे से तकरीबन 3 वर्ष बड़ा है और छोटा बच्चा जो बड़े बच्चे से तकरीबन 2.5 से 3 वर्ष के दरमियान छोटा था, और दोनों की उम्र लगभग 9 और 6 वर्ष बताई गई है। यानी ये 9 वर्ष और 6 वर्ष के 2 बच्चों जो पूछताछ के दौरान बड़े और छोटे भाई बताए गए, और तहकीकात करने पर यही पाए गए कि ये दोनों भाई मीठापुर की ओर से सड़क पार करते मुद्रा नगर की ओर बीच वाली पट्टी पर जाकर खड़े हो गए। पूरा पैरा पढ़कर डीओ साहब ने रजिस्ट्रार से नज़र हटाकर कनखियों से सामने दरवाजे के बाहर का नज़ारा देखा, और उन्हें नाकामयाबी मिली, क्योंकि दरवाजे और उनके बीच कोई व्यवधान न आ गया। डीओ ने बुरा सा मुँह बनाया और गुस्से में गर्दन ऊपर उठाकर इस व्यवधान को देखा। यह व्यवधान था सिपाही जगतराम, जो अभी अभी मैं चाय सिगरेट के वहाँ पहुँचा था। उसे देखते ही डीओ का गुस्सा कपूर की तरह उड़ गया। डीओ के सामने चाय और सिगरेट की डिब्बी रखकर जगतराम ने पूछा, डीओ साहब, चाय वाला पूछ रहा था कि किसने मंगाई है, मतलब ये किसी के खाते में दर्ज होगी या इनका पेमेंट नकद होगा? जगतराम की बात पूरी होते न होते डीओ साहब ध्यानमग्न हो गए। जवाबदेही की बागडोर सिपाही राम सेवक ने संभाली। डीओ साहब ने थोड़ी ही मंगाई है, वह बोला। अपनी बात खत्म करने के साथ ही उसने एक बार वहाँ मौजूद सभी पुलिसकर्मियों की तरफ देखा और अचानक सिपाही रामधन के कंधे पर हाथ रख कर पूछा, रामधन, तूने तो नहीं मंगाई? रामधन झुंझलाया, नहीं तो मैं क्यों मंगाता? मैं कोई रपट दर्ज कराने आया हूँ जो तुम्हारी खुशामद में। अपनी बात पूरी न करके वह आनंद की तरफ मुड़ा और उससे उंगली से टोना मारकर पूछा, आपने मंगाई है ना? रामधन का प्रश्न सुनकर यह पल के लिए आनंद पसोपेश में पड़ गया कि क्या उत्तर दे, मगर दूसरे ही पल सत्यमेव जयते का स्मरण कर कहा, जी नहीं, मैंने नहीं मंगाई। आनंद का उत्तर सुनकर डीओ सहित सभी पुलिसकर्मी ने उसे एक साथ घूर कर देखा। इसी बीच राम सेवक ने स्वागत भाषण किया, मैंने भी नहीं मंगाई। फिर जगतराम को सलाह दी, जगत भाई, यहाँ तो किसी ने नहीं मंगाई, वापस दे जा। जगतराम खिसिया सा चला, मगर 1-2 कदम चलने के बाद ही वापस मुड़ा और मुंशी राम सेवक को सिगरेट की डिब्बी दिखाकर बोला, और ये सिगरेट?
मुंशी राम सेवक ने एक बार फिर आनंद को निहारा। उसे पूर्ववत परमहंस किसी मुद्रा में बैठा हुआ देखकर बोला, इन्हें भी? जगत राम चाय सिगरेट वापस करने चला गया। उसके जाते ही डीओ और मुंशी रोजनामचे में लिखी अधूरी रिपोर्ट को पूरा करने की तैयारी करने लगे। डीओ अपने सामने बिछे रोजनामचे में मूल रिपोर्ट लिख रहे थे और मुंशी अपने सामने रखी नकल की किताब में हूबहू नकल लिखता जाता था। मुंशी की सुविधा के लिए डीओ लिखे जाते शब्दों का सस्वर पाठ करते जाते थे। जिस समय वे दोनों भाई सड़क पर आए, उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। बड़े भाई के दाहिने हाथ को छोटे भाई ने अपने बाएं हाथ से पकड़ा हुआ था। ऐसा आसपास के 2 दुकानदारों और बस में बैठी 3 सवारियों ने बताया। सभी चश्मदीद गवाहों का पता ठिकाना रोजनामचे के अंत में लिख दिया जाएगा। चूँकि लड़कों के बयान अभी नहीं लिए जा सके हैं, इसलिए पक्की तौर पर यह नहीं मालूम हो सका है कि वे किस हाल में थे। पूरा पैरा लिखकर डीओ ने कनखियों से आनंद की तरफ देखा। उसे शांत चित्त बैठा हुआ पाकर वे बौखलाए। तो कहीं चला मत जाइयो। यह रपट पूरी होते ही तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करना है उन्हें। डीओ के इस नए रहस्योद्घाटन पर आनंद जैसे सोते से जगा। मुकदमा? हाँ, मुकदमा क्या कम सुनता है? मुंशी के पूछने पर तो बहुत जल्दी सुन लिया था और झटपट जवाब दिया था, जी नहीं, मैंने तो नहीं मंगाई। अब क्या कानों से रोई खुर्स ली है? जी नहीं, रोई नहीं खुर्सी, सुन लिया है, पर काहे का मुकदमा? आनंद ने हैरानी कह दी। एक क्षण को आनंद की परेशानी का आनंद लेकर वे पुनः खिजलाए। इसका कि तूने अपने घर से चोर के सारे सबूत नष्ट कर दिए ताकि चोर पकड़ में ना आ सके और पुलिस को बदनामी हाथ लगे। डीओ का कुतर्क सुनकर आनंद को उसकी बुद्धि पर तरस आ गया। डीओ साहब, आप यह तो सोचिए, जब मेरे घर में चोरी हुई तो भला मैं ऐसा क्यों चाहूँगा कि चोर पकड़ में ना आए। डीओ समझ गए कि आनंद उनको मंद बुद्धि समझ रहा है, मगर उन्होंने ना तो इसका बुरा माना और ना ही उससे गलतफहमी दूर करना जरूरी समझा। वे और भी लापरवाही के साथ बोले, ये चिकनी चुपड़ी बातें करके बेवकूफ़ बनाइयो किसी और को। हमरा तो उठना बैठना सब कुछ तेरे जैसे में होता है। पुलिस महकमे के मुलाजिम हैं, कोई घसियारे नहीं। हमें पता है तेरे घर में चोरी हुई है या किसी की उधारी चुकाने के मुकरने को तूने बहाना ग्राहक या अपनी घरवाली और गैर हाजिरी में किसी रासनाई करके गहना जेवर लूटा है। तू तो बस चुपचाप बैठे रह।